फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनीशा है और आप देख रहे हैं जिनीशा क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में मैटर एंड मटेरियल चैप्टर का लेवल 1 सॉल्व किया था और आज के सेशन में हम लेवल 2 को सॉल्व करने वाले हैं एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। Read the below sentence. Which of these are not correct? हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर ए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस गैस। तो ये है एक गलत स्टेटमेंट, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ए हो। तो इसमें 2 ऑप्शन है, ए एंड डी। तो हम बी एंड सी को इलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इनमें ए नहीं है। तो हमारे पास अब केवल 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बी, स्टील, वुड एंड फैब्रिक आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ मैटर। ये करेक्ट है, तो ये बी नहीं होगा। सी, मोस्ट मैटर चेंज इट्स स्टेट व्हेन मोर एनर्जी इज एडेड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ए एंड सी साथ में हो, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हमें इन दोनों को मैच करना है और इनसे जो रिलेटेड नीचे कोड दिए हुए हैं, हमें उन कोड को इसके हिसाब से फिट करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करते हैं। तो कॉलम 1 में स्टेटमेंट नंबर पी देखते हैं, सॉलिड टू वेपर चेंज। हमें एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें सॉलिड वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो है सब्लिमेशन। हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें P के साथ 3 हो। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो इसमें 2 ऑप्शंस है, B एंड C। तो इनके साथ P का 3 दिया हुआ है, तो हम A एंड D को इलिमिनेट कर देते हैं जिससे हम बाद में इनके ऊपर ना आए। चलिए स्टेटमेंट नंबर Q पर आते हैं, सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम उसी को कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। और ऐसा प्रोसेस जिससे हम मिसिबल लिक्विड को अलग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें Q के साथ 4 हो, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। वो है ऑप्शन नंबर सी, P का 3, Q का 4, R का 2 एंड S का 1। तो एक बार हम सभी को मैच कर लेते हैं कि जिससे हमें क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाए। तो स्टेटमेंट नंबर R है, सेटिंग डाउन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स। ऐसा मेथड ऑफ सेपरेशन जिसमें हेवियर इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे सेटल हो जाती हैं, तो हम उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो इसमें R के साथ 2 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है। एंड S स्टेटमेंट को देख लेते हैं, वेपर टू लिक्विड चेंज। ऐसा प्रोसेस जिसमें वेपर लिक्विड में चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो S के साथ 1 है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द गिवन रिलेशनशिप। यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप दी हुई है, हमें इसमें बताना है कि x एंड y किस प्लेस में क्या आएगा इस रिलेशनशिप को देखते हुए जो हमें गिवन है। तो सॉल्यूबल इम्प्योरिटी एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। आप ये जो नीचे मेथड ऑफ सेपरेशन देख रहे हैं, तो हमें x में ऐसा मेथड ऑफ सेपरेशन बताना है जिससे हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटी को अलग कर सके। सॉल्यूबल इम्प्योरिटी मतलब जो एक दूसरे में घुल जाती है, जैसे सॉल्ट एंड वाटर है। तो अगर कभी सॉल्ट एंड वाटर मिक्स हो जाए, तो वो आपने देखा होगा कि सॉल्ट आपको वाटर में दिखेगा नहीं क्योंकि वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है। तो ये हो गई सॉल्यूबल इम्प्योरिटी। और हमें वाई में ऐसा मेथड ऑफ सेपरेशन बताना है जिससे हम इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हटा सकें। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी यानी ऐसे इम्प्योरिटी जो किसी भी चीज में डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि अगर आप वाटर में सैंड डालेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व होती नहीं है, तो ये हो जाएगा इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। तो हमें एक्स में बताना है कि कौन से मेथड से हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटी हटा सकते हैं। तो इवेपोरेशन से हटा सकते हैं, डिस्टिलेशन से हटा सकते हैं, पर हम सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से सॉल्यूबल इम्प्योरिटी नहीं हटा सकते। तो सी एंड डी एलिमिनेट हो गया। अब वाई देख लेते हैं कि अब हमें इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी बतानी है। तो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी में तो हम डिस्टिलेशन का तो यूज करते नहीं है क्योंकि ये होता है सॉल्यूबल इम्प्योरिटी के लिए हमें चाहिए इनसॉल्यूबल का। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिलेशन एंड फिल्ट्रेशन। हमने एक्स की प्लेस पर डिस्टिलेशन को रखा है क्योंकि इसमें हमें सॉल्यूबल इम्प्योरिटी को अलग करने वाला प्रोसेस बताना था। तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस देख लेते हैं एक बार कि जब सॉल्यूबल इम्प्योरिटी एक दूसरे में घुल जाती है तो हम उसे हीट करते हैं। तो जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड इवेपोरेट हो जाता है और उसमें जो भी सॉलिड मिक्स्ड है तो वो नीचे क्रिस्टलाइज फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। जब हम उस वेपर को कलेक्ट करते हैं और उसे वापस ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म ले लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इससे हमारी सॉलिड इम्प्योरिटी भी अलग हो गई और लिक्विड भी अलग हो गया।
तो डिस्टिलेशन को हम सॉल्युबल इम्प्योरिटी हटाने के लिए यूज करते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज के लिए ऐसे इम्प्योरिटी जिनके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, जो कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते, तो हम उसमें यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर हम उसमें लगा के फिल्ट्रेशन करते हैं, तो जिससे फिल्टर पेपर में जितनी भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी कलेक्ट हो जाएगी और वाटर या लिक्विड, आपने जो भी लिक्विड लिया उसमें एज सॉल्वेंट, तो वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Question number 4. I painted the inner four wall of a box. Then I put on ice block into it such that it does not touch the wall. But I couldn't do the same with when I put water in that box. Why? मान लीजिए मैंने एक बॉक्स के जितनी भी अंदर वॉल है, तो हमने उन सबको पेंट कर दिया और उसमें एक आइस का ब्लॉक डाला, यानी एक आइस क्यूब डाला। तो हमने उस तरह से उसमें आइस क्यूब डाला जिससे कि वो किसी भी वॉल को टच ना करे। पर मैं ये चीज वाटर के साथ नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने जब वाटर डाला तो सभी वॉल्स को छू रही थी। ऐसा क्यों? चलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए इनमें से देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर सो इट विल ऑलवेज टच द वॉल ऑफ बॉक्स इन विच यू पुट इट। ऑप्शन नंबर बी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मोर टाइटली पैक्ड देन गैस। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी, नीदर ए नॉर बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है, और शेप लेने के लिए उसे कंटेनर की सारी वॉल को तो टच करना ही पड़ेगा, जबकि सॉलिड के पास उसका डेफिनेट शेप होता है तो वो कंटेनर में टच नहीं करेगा। जब तक से किसी सॉलिड पर प्रेशर या टेम्परेचर एक्सर्ट नहीं होता तब तक से वो सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। तो ये हमने देखा कि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर उसे कंटेनर की शेप लेनी है तो उसे वॉल को तो टच करना ही पड़ेगा, आप चाहे किसी भी बॉक्स में डाल दे। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। So friends, let's move on question number 5. Why can't we make statue of water? तो हम वाटर का स्टैचू क्यों नहीं बना सकते? हमारे माइंड में भी कई बार सवाल आता है कि वाटर का स्टैचू क्यों नहीं बना सकते। हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हैं ए एंड बी, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का जस्टिफाइड आंसर है। स्टेटमेंट नंबर ए, लिक्विड कांट हैव इट्स ओन शेप। स्टेटमेंट नंबर बी, इट इज हार्ड टू चेंज शेप ऑफ वाटर लाइक आयरन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए, क्योंकि ए इसका जस्टिफाइड आंसर है, बिकॉज लिक्विड का खुद का शेप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, refer the given diagram LMN showing 3 states of matter। तो हमें यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिख रहे हैं LMNN, तो इसमें 3 states of matter को दर्शाया गया है। इसमें जो PQRS आप देख सकते हैं, हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए पहले ये 3 states of matter को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं L से। तो L है गैस, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स है सबसे ज्यादा दूर हैं, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं G। अब आते हैं N पर। इसके जो मॉलिक्यूल्स है गैस से ज्यादा कम्पैक्ट है, एंड आप N से कंपेयर करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स उससे थोड़े कम कम्पैक्ट हैं, तो ये हो जाएगा लिक्विड। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं L, ये है N। तो N ऑब्वियसली सॉलिड है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कम्पैक्ट है, टाइटली पैक्ड है। तो अब ये देख लेते हैं कि ये एरोज हमें क्या बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं P से। तो P में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस बताया जा रहा है जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें P के साथ इवेपोरेशन हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन है B एंड D, तो हम A एंड C को काट देते हैं कि जिससे कि हम इन ऑप्शंस पर दोबारा ना आए। तो हमारे पास अब केवल 2 ऑप्शंस बच रहे हैं B एंड D। अब आ जाते हैं Q पर। तो Q में हमें एक ऐसा प्रोसेस बताना है जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हो, तो वो है फ्रीजिंग। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें Q के साथ फ्रीजिंग हो। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। हमने A एंड C को पहले से इलिमिनेट किया हुआ है, तो हम इन पे वापस नहीं आएंगे। तो B एंड D में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन में Q के साथ फ्रीजिंग है, तो वो है D। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर D, P का इवेपोरेशन, Q का फ्रीजिंग, R का सब्लिमेशन एंड S का कंडेंसेशन। फ्रेंड्स, हमने जो अभी इस क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये हमने इलिमिनेशन टेक्निक के हेल्प से सॉल्व किया है। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, तो जब हमारे पास कम टाइम हो और ज्यादा क्वेश्चन हो तो हम इस इलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो इलिमिनेशन टेक्निक का ये बेनिफिट है कि हम इसमें ऑप्शंस को इलिमिनेट करते जाते हैं, कि जिससे कि हमें सारे ऑप्शंस को दोबारा चेक ना करना पड़े।
So friends, let's move on. Question number 7. Study the given Venn diagram. Select on example for L, M and N. तो हमें यहाँ पे एक Venn diagram दिया हुआ है, तो इसमें 3 letters marked है L, M and N. तो हमें L, M and N के लिए suitable example देना है. तो चलिए सबसे पहले इन्हें state of कौन सा state of matter है L, M, N, तो इनको identify कर लेते हैं. L की condition एक बार हम देख लेते हैं. Definite shape and definite volume. तो हमें एक ऐसा state of matter बताना है जिसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो, तो ये L हो जाएगा सॉलिड. तो हम L को सॉलिड मार्क कर लेते हैं. अब आते हैं हम M पर. तो M की कंडीशन है कि उसका डेफिनेट वॉल्यूम होना चाहिए और इसकी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम इसकी जगह पे लिक्विड रख सकते हैं. एंड N कैन बी कंप्रेस्ड, तो वो हो जाएगा गैस. तो यहाँ पे हम गैस मार्क कर लेते हैं. अब चलिए इन ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं कि इनके ये L, M, N की जगह कौन से इनके एग्जाम्पल्स फिट बैठ रहे हैं. ऑप्शन नंबर है रबर बैंड. तो L रबर बैंड सॉलिड है, तो इसको हम रख सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इलिमिनेट नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी भी इलिमिनेट नहीं होगा क्योंकि आयरन रॉड भी सॉलिड है. ऑप्शन नंबर सी इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें L की जगह सिरप दिया हुआ है, जबकि हमें इसमें सॉलिड बताना है. तो सी को हम कट कर देते हैं. एंड डी, तो यहाँ पे मिस्टेक है, ये यहाँ पे मार्बल है, तो मार्बल भी सॉलिड होता है. तो हमारे पास 3 ऑप्शन सब बच रहे हैं. अब चलिए आते हैं M पर. तो M में हमें एक लिक्विड बताना है. तो ऑक्सीजन तो लिक्विड होता नहीं है, तो ए को भी हम इलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इसमें एम के साथ लिक्विड चाहिए, पर इन्होंने गैस दिया है. बी पे आते हैं. इन्होंने एम के साथ सॉल्ट दिया है, तो ये बी भी इलिमिनेट हो गया. अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है? ऑप्शन नंबर डी, एल का मार्बल, एम का सिरप एंड एन का नाइट्रोजन. तो एम का लिक्विड है, तो आप जानते हैं कि सिरप लिक्विड होता है, एंड तो गैस में नाइट्रोजन को हम रख सकते हैं. ये सारे एग्जांपल सही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 8. द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन इज. तो हमें बताना है कि इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हें चलिए रीड करते हैं. बॉइलिंग चेंजेस द लिक्विड इनटू गैस व्हाइल इवेपोरेशन मेक द लिक्विड डिसअपीयर. ऑप्शन नंबर बी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन एज इन ईच केस अ लिक्विड इज चेंज इनटू गैस. Option number C, boiling occurs at one temperature only while evaporation may occur at different temperature. Option number D, evaporation occur at one temperature only while boiling may occur at different temperature. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बॉइलिंग एक ही टेम्परेचर पर होती है. क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. अगर हम वाटर को बॉयल करने की कोशिश करें 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो बॉयल नहीं हो पाएगा. अगर हम वही इवेपोरेशन देखें तो इवेपोरेशन कई टेम्परेचर्स पर हो सकता है. अगर आपने कभी धूप में गीले कपड़े डाले होंगे सूखने के लिए, तो हमारे इन्वायरमेंट का तो कभी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो पहुंचा नहीं है कि उसमें का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए. तो जो इवेपोरेशन है उसके लिए केवल हीट ही फैक्टर नहीं होता, एयर की ह्यूमिडिटी, हीट, डस्ट वगैरह, ये सारे अलग अलग इवेपोरेशन के लिए कंडीशंस होती हैं. तो इवेपोरेशन इसी वजह से कम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम भी हो पर एयर ड्राई हो, तो वो उस कपड़े का जितना भी मॉइस्चर होगा सारा सोक कर लेगी. तो इसी वजह से इवेपोरेशन बॉइलिंग से अलग है. और इवेपोरेशन और बॉइलिंग में एक और डिफरेंस है कि बॉइलिंग किसी भी चीज को हीट करता है, पर इवेपोरेशन कोई भी लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तो वो एक कूलिंग सेंसेशन छोड़कर जाता है. अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब आपको पसीना होता है और आप जब पंखे में बैठते हैं, तो पंखे से तो कोई ठंडी हवा आ नहीं रही है, तो हमें कैसे लगता है कि अब हमारी बॉडी जो है वो ठंडी हो रही है. तो वो इवेपोरेशन की वजह से होता है, क्योंकि इवेपोरेशन जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो एक कूलिंग सेंसेशन छोड़ जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड इन द गिवन फिगर. हमें यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इनमें से हमें जो एक्स, वाई एंड जेड है, इन सभी की जगह पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर रहेगा. तो एक्स से स्टार्ट करते हैं. तो एक्स है लिक्विड, क्योंकि इन्होंने वाटर को एक्स बताया है, तो एक्स आ जाएगा लिक्विड. तो हमें कैसा ऑप्शन देखना है जिसमें एक्स के साथ लिक्विड हो, तो वो केवल बी ऑप्शन में, क्योंकि इन बाकी में लिक्विड नहीं है, केवल बी में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी. पर तभी हम एक बार सभी को मैच
करके देख लेते हैं। आप वाई में देख रहे हैं कि वाटर में जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटी है वो नीचे सेटल हो गई है, तो ये सॉलिड इम्प्योरिटी क्या है, वाई सॉलिड, तो इसमें वाई को सॉलिड दिया हुआ है तो ये सही है। एंड जेड में आप देख सकते हैं कि वाटर में बबल्स हैं, तो बबल्स बेसिकली गैस ही होती हैं, तो जेड का हो जाएगा गैस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जेड का लिक्विड, वाई का सॉलिड एंड जेड का गैस। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम चूज द करेक्ट लेबल। हमें यहाँ पे एक डायग्राम मिला है, इनमें से हमें बताना है कि कौन से लेबलिंग इसको इन ऑप्शंस में जो है करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्यू सॉलिड, पी गैस एंड वाई फ्रीजिंग। आप क्यू फिगर देख सकते हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल से बहुत पास है तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा। पी गैस, तो पी में क्यू एंड आर के कंपैरिजन में सबसे दूर मॉलिक्यूल है तो पी गैस हो जाएगा। एंड वाई फ्रीजिंग, तो वाई एरो को हम एक बार देख लेते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि लिक्विड से सॉलिड की तरफ एरो जा रहा है, तो यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग। क्योंकि आप जब भी वाटर को रेफ्रिजरेटर में डालते होंगे तो वो जम के आइस हो जाता होगा, तो वाटर क्या है, लिक्विड है, आइस क्या है, सॉलिड है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है तो हम उसको कहते हैं फ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द डिफरेंट मटेरियल्स अवेलेबल इन द बीकर। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने अभी कुछ देर पहले सॉल्व किया, तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। पी से स्टार्ट करते हैं। पी है सॉलिड, क्योंकि आप ये देख सकते हैं नीचे जो सॉलिड इम्प्योरिटी सेटल्ड है तो इनको पी मार्क किया गया है, तो पी में ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पी के साथ सॉलिड हो। तो इसमें 2 ऑप्शन है, तो हम ए एंड सी को इलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, इनमें से देख लेते हैं। अब पी के बाद क्यू आ जाता है, तो क्यू है गैस, क्योंकि आप यहाँ पे बबल्स देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पी सॉलिड, क्यू गैस एंड आर लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 12, एन आर्टिकल इज मेड of two metals X and Y as shown below. It is heated for minutes and that its shape changes as shown in the figure. Based on this information, it can be concluded. एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 मेटल से बना है, ये X एंड Y मेटल की लेयरिंग है इसके ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट को जब हीट किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज करता है, क्योंकि मेटल हीट होने पर अपना शेप चेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेंड सा हो गया है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मेटल ज्यादा एक्सपैंड करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मेटल एक्स एक्सपैंड मोर देन वाई, क्योंकि एक्स वाई के ऊपर है। तो अगर आप देखें तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो सबसे लंबी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सपैंडेड है, और उसके अंदर वाली जो सबसे अंदर की लेयर है ये सबसे छोटी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सबसे ऊपरी लेयर होती है सबसे ज्यादा एक्सपैंड करती है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है तो वो सबसे कम एक्सपैंड करती है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्स वाई से ज्यादा एक्सपैंड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, द गिवन डायग्राम डिपिक्ट्स डैश प्रोसेस ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे लीफ है और उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये हमें बताना है कि ये कौन सा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को डिपिक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीफ के ऊपर ड्यू है, ड्यू हम हिंदी में ड्यू को बोलते हैं ओस। तो आप पत्ती के ऊपर ओस देख सकते हैं। तो ओस कैसे बनता है, आप भी सोचते होंगे कि ठंडी की सुबह आपने कभी प्लांट्स को देखा होगा तो उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उसी को हम ओस कहते हैं। तो आपने कभी कभी सोचा होगा कि इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं, तो हम उसी को समझने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि एयर में ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी यानी एयर में जितना भी वाटर वेपर होता है हम उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हम एयर से कंपेयर करें तो लीफ तो उससे ठंडी होगी, तो जब वो वाटर वेपर या ह्यूमिड हवा उसके ऊपर से जब पास करती है तो यहाँ पे तो ये ठंडी होकर यहाँ पे एयर वाटर बन जाती है। तो इसी वजह से हमें लीफ के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में चेंज होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इसमें वाटर वेपर वाटर में चेंज हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 14, Meena used two substances P and Q to fill a syringe. Plunger was then pushed in as shown in the diagram. ऊपर में एक डायग्राम है जहाँ पे मीना ने एक सिरिंज लिया और उसमें 2 सब्सटेंस भरा P and Q। तो चलिए उस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मीना ने इसमें 2 सब्सटेंस फिल किया
P and Q। जब मीना ने उसके प्लंजर को दबाया तो इसमें Q थोड़ा सा कंप्रेस हुआ पर P काफी हद तक कंप्रेस हो गया। तो हमें बताना है कि P एंड Q क्या हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिरिंज, प्लंजर, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो हमें जिस चीज से इंजेक्शन लगता है तो आप ये देख रहे होंगे कि उसका भी शेप कुछ ऐसा ही होता है। तो वही होता है ये, पर इसमें से उसकी निडल हटा दी गई है। तो ये जब उसमें इंजेक्शन में से निडल हटा देते हैं तो वो बन जाता है सिरिंज। तो सिरिंज का जो आप यहाँ दबाने वाला जो आप देख पा रहे होंगे तो उसी को हम कहते हैं प्लंजर। हमें बताना है P एंड Q क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एयर एंड वाटर। क्योंकि एयर क्या है, गैस ही तो है। तो गैस सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाती है और वाटर थोड़ी बहुत कंप्रेस हो जाती है। तो ये हमने अपने कॉन्सेप्ट वाले सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो उसमें हमने इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने हमारा वो पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एयर ज्यादा कंप्रेस हो जाता है पर वाटर एयर से कम कंप्रेस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गैस। हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि गैस के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। ऑप्शन नंबर बी, इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप। ऑप्शन नंबर सी, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। ऑप्शन नंबर डी, इट हैज डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप। क्योंकि हमें इसमें बताना था कि गैस के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो गैस के पास ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम यानी कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो हम उसी को वॉल्यूम कहते हैं। और उसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता है, क्योंकि अगर डेफिनेट शेप होता तो आप एयर को अलग अलग शेप में देख पाते। क्वेश्चन नंबर 16, द गैस प्रेजेंट इन पेप्सी इज। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि पेप्सी में आपने देखा होगा कि फिज होती है। पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक आप ले ले तो उसमें से फिज निकलते हैं। यानी जो आपने कभी देखा होगा कि आप जब भी पेप्सी की बोतल खोल देंगे तो उसमें थोड़ा सा झाग टाइप आपने नोटिस किया होगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही बोतल के अंदर बंद की जाती है कि जब भी बोतल खुलता है तो उसमें से फिज निकलता है। Question number 17. If there would be no gap between railway track, the track will bend in summer because। अगर रेलवे ट्रैक के बीच में स्पेस नहीं होगी, अगर कोई गैप नहीं होगा तो रेलवे ट्रैक समर में बेंड हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है एक्सपेंशन ऑफ आयरन। किसी भी मटेरियल, किसी भी मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट मिलती है तो वो एक्सपैंड करता है और जब उसे ठंडक मिलती है तो वो कंट्रैक्ट कर जाता है। तो जब वो एक्सपैंड करेगा तो समर में ये जो रेलवे ट्रैक से ये बेंड हो जाएंगी। तो इसी वजह से रेलवे ट्रैक के बीच में गैप या स्पेस रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में सॉलिड, लिक्विड, गैस की करेक्ट प्रॉपर्टी दी हुई है। सॉलिड कंप्रेसिबल, तो सॉलिड को इन्होंने कंप्रेसिबल बताया हुआ, तो ये पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम एंड गैस का वेरिएबल वॉल्यूम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड फिक्स वॉल्यूम एंड गैस वेरिएबल वॉल्यूम। आप जानते हैं सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है क्योंकि कोई भी सॉलिड डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। लिक्विड भी डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जितना लिक्विड होगा वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उसे गैस का वेरी करता है कि वो कितने बड़े कंटेनर में उसे रखा जा रहा है, कितनी गैस उसके अंदर है। तो गैस का वेरिएबल वॉल्यूम होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, अपोजिट ऑफ फ्रीजिंग इज। इसका बहुत इजी सा ऑप्शन है, वो है मेल्टिंग। सॉलिड का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है आइस। तो आइस को अगर हम जब हीट देंगे तो वो हो जाएगा मेल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मेल्टिंग। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सब्सटेंस P does not have a fixed volume. It occupies total space of container and it can be compressed. What is P likely to be? तो P का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये गैस ही है और वो जितनी भी उसे कंटेनर में स्पेस मिल रही है उस सभी को ऑक्यूपाई कर लेता है और उसे कंप्रेस भी किया जा सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक गैस की है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, गैस।
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने मैटर एंड मटेरियल चैप्टर का लेवल 2 सॉल्व किया है। एंड नेक्स्ट सेशन में जो अचीवर सेक्शन में जो 5 क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।